मान लो कि ये हमारा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट हमारा डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। कुछ हेवियर टूल नहीं बोलूँगी, मान लो कि कोई बड़ा सा पत्थर मान लो, ठीक है, उसका यहाँ पे ऐसे इम्पैक्ट हुआ, फिर ये पत्थर हट भी गए। अभी ये क्या है, ये तो अभी तक लिथिफाइड नहीं है, दिस इज अनकॉन्सोलिडेटेड, ओके। तो अभी जैसे कि वो कीचड़ होता है, कीचड़ जैसा है, ठीक है, सॉफ्ट, तो उसमें अगर ऐसे भारी कोई पत्थर आके गिरेगा, कोई भारी इम्पैक्ट अगर ऐसे जनरेट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे क्रेटर जैसा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मान लो शेल था, मान लेते हैं ये हमारा शेल था। अभी इसके ऊपर अगर कोई और बेड आ गया, मान लो सैंड आ गया, ठीक है, सैंड डिपॉजिट हुआ है, या फिर हो सकता है शेल ही डिपॉजिट हुआ है, लेकिन शेल डिपॉजिट से उतना फाइनली पता नहीं चलेगा, सैंड डिपॉजिट हुआ है या फिर अदर देन शेल एनी टाइप ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। ये इसका अगर ओवरटर्न कर दिया तो ये कैसा दिखेगा, सैंड बॉडी को अभी मान लो कि ड्यू टू एनी टेक्टोनिक एक्टिविटीज ओवरटर्न, ठीक है, दिस इज आवर बॉटम, दिस इज द टॉप। अगर ओवरटर्न हो गया तो कैसा दिखेगा, पहले ये काइंड ऑफ ऐसा रहेगा, दिस इज सैंड एंड दिस इज द शेल, सैंड पार्ट है। अभी अगर ये शेल वो इरोड हो गया तो क्या होगा, सिर्फ सैंड वाला पार्ट रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये जो पार्ट बन गया, ये जो है माउंट टाइप का ऐसे, इसको हम बोलते हैं लोड कास्ट। ওমা जो चीज हम लोगों को একটু इनफिनिट চাটা দাও না, আমার ক্লাস ऐसे হচ্ছে। ये जो गोला गोल गोल दिख रहा है, दीज ऑल आर द लोड कास्ट। कैसे समझ, अभी कैसे समझ में आ रहा है, फोटो में देखते हैं कि कैसे समझ में आ रहा है कि दो डिफरेंट लिथोलॉजी है, हर एक जो वो है, ये जो एक एक गोल गोल है लोड कास्ट है, उसके बीच के पोर्शंस, ठीक है, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, ये सारे पोर्शंस देखो थोड़ा डार्कर टोन लग रहा है, ये हर एक लोड का बीच वाला सेक्शन, ठीक है, और हर एक लोड जो है जो गोल गोल बने हुए हैं दैट इज रिलेटिवली लाइटर। अभी सैंड और शेल में से कौन सा ज़्यादा वो होता है कलर में, डार्कर जनरली शेल होता है, और जो गोल मतलब सैंड है वो जनरली लाइटर होता है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको ऐसे वैलिडेट कर सकते हैं कि दिस इज आवर सैंड एंड दिस पार्ट इज शेल रिमेन्स आर देयर। इसके मतलब क्या है कि ये पार्ट है हमारा सैंडस्टोन, और इसके ऊपर समहाउ हमारा शेल आया था, उसको अगर हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करें तो क्या आएगा, ये चीज,
दिस होल सिनेरियो। इसको बोलते हैं लोड कास्ट। लोड कास्ट में कीवर्ड क्या है, क्यों बनता है ऐसा लोड कास्ट? इसका कीवर्ड जो है दैट इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी। ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब का क्या, मतलब पता क्या है, मतलब क्या है कि समवट हेवियर। ग्रेविटी के फॉर्मूले में हम लोग मास को कंसीडर करते हैं, रो को कंसीडर करते हैं, तो दैट इज व्हाई हेवियर হেভি কথা বলেছে object is impacting here, এক্সপেক্ট করিনি কোনদিন এরকম বলবো। for which this type of impacted crater type of structure, over which some other lithology, mainly sand, then getting it over, it is getting overturned। तो क्या हुआ, सैंड का पार्ट जो है वो नीचे आ गया और शेल ऊपर। अभी शेल तो इजीली, मतलब शेल तो फाइन ग्रेन है, दैट इज इजीली इरोडेड होगा, ऐसा एक माउंट टाइप का बन के रहेगा, which is लोड कास्ट। ठीक है, सेम चीज जब लोड कास्ट से ये दो चीज ना, फ्लेम स्ट्रक्चर और बॉल एंड पिलो, ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है मैं वो ये डायग्राम में दिखाऊंगी। इस पार्ट को मैं हटा रही हूँ, ठीक है। ऊपर जगह है क्या करने के लिए? नहीं। फिर से ड्रॉ करते हैं कि फ्लेम स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। मान लो ये तो हमारा ऐसा ऐसा बेड था, इसके ऊपर आया ये बड़ा सा कुछ इम्पैक्ट, फिर अगर ऐसा बन जाता है, हो सकता है, मतलब अगर, मतलब हम लोग वो कैसे समझा है कि अगर ये जो पार्ट है ये तो अनकंसोलिडेटेड है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसका जो क्रेटर है उसका तो टोपोग्राफी ऐसा कुछ ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा होता है ना कि अगर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है तो कुछ पार्ट ऐसे शेप बना देता है, स्मूथ ऐसे डायरेक्ट जंप ऐसा नहीं होता। अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो मोर सॉफ्ट और unconsolidated high water ठीक है, हाई वाटर कंटेंट रहेगा तो ये पार्ट ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा ऐसा टाइप का होगा। और ये जो गड्ढा बन रहा है ना इम्पैक्ट के लिए, इसका जो वो भी है, डेप्थ भी होगा, डेप्थ विल बी हायर, इसका जैसा नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं, ये जो ऐसा अभी अभी फ्लेम क्यों बोलते हैं, फ्लेम कैसा दिखता है जब हम आग ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे काइंड ऑफ ड्रॉ करते हैं ना। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज सेम और सिमिलर, ठीक है, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ बनता है, ठीक है।
अगर बहुत बार यहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, सो दिस थिंग्स, these structures resembles flames like this. That's why this is termed as flame structure. अभी ये कैसे चीज में ज्यादा दिखता है, फिर से देखो, जो चीज मैं तब बता रही थी ना कि लोड स्ट्रक्चर जब होता है तब हमारा नीचे ऐसे ऐसे शेल रहता है और ऊपर ऐसे ऐसे सैंड रहता है, फिर इम्पैक्ट, सैंड 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 और नीचे शेल। यहाँ पे भी सेम ऐसे फ्लेम्स, ठीक है, कई सारे लेयर्स मान लो, उसके ऊपर सैंड। अभी सैंड होता है लाइटर शेड में और ये रिलेटिवली डार्कर शेड का होता है शेल, ठीक है। दैट्स व्हाई इस फोटो में देखो, सी कौन सा कलर से दिखा, ये वाला। मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज सैंड, एंड ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है दिस इज शेल। सेम थिंग, शेल था, उसके ऊपर शेल में वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, शेल ज़्यादा अनकंसोलिडेटेड था, इसीलिए इम्पैक्ट का असर भारी पड़ा, ठीक है। दैट्स व्हाई ऐसे फ्लेम्स टाइप का बन गया, जो पत्थर आया था वो तो निकल गए, लेकिन ऐसे फ्लेम टाइप का बन गए, उसके ऊपर फिर सैंड डिपॉजिट हुआ। ये जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है यहाँ पे कोई नो ओवर टर्निंग, एक मिनट ठीक से लिखती हूँ, नो ओवर टर्निंग। यहाँ पे देखो कोई ओवर टर्निंग का चीज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और चीज जो फ्लेम स्ट्रक्चर और लोड स्ट्रक्चर के बेसिक डिफरेंस है, दैट इज फ्लेम स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तुम अगर प्लान व्यू में देखना चाहोगे तो कैसा दिखेगा, फ्लेम ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है ना, तो प्लान व्यू कैसा दिखेगा, ऐसा। बट दिस जियोमेट्री, पर्टिकुलर फ्लेम टाइप ऑफ जियोमेट्री किस में दिखता है, क्रॉस सेक्शन में, ओके। बट लोड कास्ट ये किस में दिख रहा है, प्लान व्यू और सरफेस में। कहाँ पे लिखूं मैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट लोड कास्ट एंड फ्लेम स्ट्रक्चर। अभी लोड कास्ट, फ्लेम स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ आ जाता है हमारा बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर। तो इसको लेके थोड़ा हम देखते हैं कि ये तीनों कैसे रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। लोड कास्ट में
इसलिए मतलब ये तीनों में एक जो चीज कॉमन है दैट इज दिस थिंग, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी। अभी ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी एक और रीजन में भी हो सकता है, दैट इज अगर मान लिया कि कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं हुआ है, कोई जो बड़ा सा पीस ऐसे आके इम्पैक्ट नहीं किया है, तब कैसे बनेगा? फिर भी ये तीनों स्ट्रक्चर बनता है। कैसे देखते हैं, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। ये हमारा शेल है, ठीक, और ये ऊपर सैंड आया है, ठीक है। अभी शेल क्या होता है? शेल इज मोर unconsolidated, more porous, more H2O content, more soft। मोर पोरस के मतलब क्या बोलना चाहती हूँ? शेल का जो ग्रेन्स है, ठीक है, उसका बीच बीच ये वॉइड स्पेस ज्यादा है, ठीक है, देन सैंड। सैंड के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है, मोर अनकंसोलिडेटेड, पोरस, H2 एंड सॉफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू सैंड। तो शेल में ऐसे पोरोसिटी ज्यादा है। पोरोसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम टोटल। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब होता है कि ग्रेन्स का बीच खाली स्पेस कितना है। तो अगर मैंने इतना अमाउंट ऑफ शेल लिया तो इसका जो पोरोसिटी होगा, अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ सैंड ले लिया, इसका पोरोसिटी इससे कम होगा। पोरोसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स व्हेन V टोटल कांस्टेंट, ठीक है। एनीवेज, ये तो हम लोगों ने कर लिया कि ऐसा एक सिचुएशन हुआ है हमारा, ठीक। अभी ये पार्ट तो सही करना पड़ेगा ना, ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिलेटिवली हेवियर। तो क्या होगा विथ टाइम, ग्रेजुअली ऊपर वाला जो पार्ट है उसका तो वो हेवियर है, मतलब ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आएगा। इसके लिए ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये दबने लगेगा, जो होता है, जो मतलब विच इज अ वेरी कॉमन एंड नेचुरल फिनोमिना, किसी में भी ऐसा ही दिखेगा। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा ना कि लोड कास्ट ऐसे बनता है, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, सेम थिंग बाय दिस वे लोड कास्ट is generated. This is again a main case of gravitational
इंस्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है, कोई थर्ड पार्टी, कोई टूल, कुछ नहीं आया है. इट इज हैपनिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स ओन रो. दैट्स व्हाई दिस इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी. फोटो में देखते हैं कि कैसे ये तीनों हमारा रिलेट हो. देखो, दिस इज सैंड, दिस इज शेल. ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी हो रहा है क्योंकि ये भारी है, मतलब रिलेटिवली. ये देखो गड्ढा बन रहा है. गाइस एक मिनट, जस्ट अगर ये बहुत ज्यादा मतलब और भी गहरा होते गया, जो यहाँ पे हो रहा है और भी गहरा हो रहा है, तब क्या होगा? एक ऐसा गोल टाइप का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लगेगा. बना नहीं, लेकिन गड्ढा तो और भी गहरा हो रहा है ना अंदर. ये जो पार्ट है, दिस पार्ट और भी अंदर जा रहा है, इसलिए गड्ढा गहरा हो रहा है, और भी गहरा हो गया. और ये जो दो पार्ट है, अलग कलर से दिखाती हूँ, ये जो दो नेक बोल रहा है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दो पार्ट ऐसे जुड़ गया. देखो, ये देखो, नेक पार्ट ऐसे जुड़ गया और ये एक आइसोलेटेड बॉल टाइप का बन गया. ये हमारा लोडकस बन रहा था. इस स्टेज में, अगर इस स्टेज तक ही होता है तो हमारा लोडकस बन गया और अंदर जा रहा है. और ये जो नेक पोर्शन जो बोलता है, वो एक दूसरे की तरफ आके ऐसे सील मार दिया और ये ऐसे गोल बन गए, क्योंकि हाँ ये तो अंदर जा रहा था. एक ऐसे बॉल शेप का बना दिया. दिस इज कॉल्ड बॉल. ये जो बॉल एंड पिलो, ये हो गया हमारा बॉल. ठीक है. और एक और भी अगर ऐसा बॉल बन गया, हाँ, अच्छा, पिलो इसके बाद बोलती हूँ. पिलो कब बनता है नेक्स्ट फोटो में बोलती हूँ. अभी देखते हैं कि लोड कास्ट फ्रेम, ये तो हो गया लोड कास्ट. ठीक है. ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा, इसमें देख लिया कि लोड कास्ट के साथ बॉल कैसे रिलेटेड हो रहा है, बॉल एंड पिलो. अब देखते हैं कि फ्लेम स्ट्रक्चर के साथ कैसे रिलेट हो रहा है. अगर फिर से ये वाला सेक्शन में H2O कंटेंट ज्यादा है देन दिस सेक्शन, ठीक है, शेल है बट H2O कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस है, तब क्या बनेगा भाई? ये तो हेवियर है, ये अंदर जाने लगेगा, सेम ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी होने लगेगा और ये ऐसा फ्लेम जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा. ये दो फ्लेम, जैसे कि यहाँ पे ये दो नेक जुड़ गए थे, ये दो फ्लेम अगर जुड़ गए, क्योंकि ये तो जब अंदर जा रहा है ना, ये तो सॉफ्टर है, ये हेवियर है, ये तो अंदर जाएगा. ये दो फ्लेम अगर जुड़ गए, ये जो जुड़ रहा है थोड़ा, तो फिर से बॉल बन जाएगा. फिर से हमारा बॉल बन जाएगा. यहाँ पे इंडिकेशन थोड़ा गलत है, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट होगा और यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, ये थोड़ा गलत दिया है, ये मैं करेक्शन करके फिर भेजूंगी. ठीक है.
एनीवेज, यहाँ पे दो नेक जुड़ रहा था, यहाँ पे दो फ्लेम जुड़ जाएगा, फिर बन जाएगा हमारा बॉल। सेम मैकेनिज्म, सिर्फ इसमें H2O थोड़ा कम था और इससे H2O थोड़ा ज़्यादा अनकॉन्सोलिडेटेड है। पिलो क्या होगा, ड्रॉ करते हैं पिलो फिर। ये बॉल बन गया, इसके एडजेसेंट एक और बॉल अगर बनता है तो ये जो बीच का पोर्शन है ये कुछ ऐसा टाइप का बनता है। दो बॉल के बीच में जो ये इलोंगेटेड पोर्शन बन रहा है, दिस इज टर्म्ड एज पिलो। फोटो में देखते हैं। दीदी एक बार फिर से पिलो स्ट्रक्चर बोलना। ये एक बॉल, ये एक बॉल, ये एक और बॉल, इसका बीच ये जो पोर्शन which is made up of shell, ये तो सैंड का बनेगा। and this is shell. This structure is termed as pillow. So together the whole association is termed as ball and pillow structure. तो फिर ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से कितना कितना चीज मिला, एक मिला लोड कास्ट, एक मिला फ्लेम स्ट्रक्चर, दूसरा मिला बॉल एंड पिलो। अभी फ्लेम स्ट्रक्चर अगर क्रॉस सेक्शन में दिखता है तो ऑब्वियस ऐसा चीज हम लोगों को थोड़ी प्लान व्यू में ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। सिमिलरली बॉल एंड पिलो is also found at cross section। ठीक है, 1 2 3 4 चारों चीज बताई मैंने अभी। किसको कहाँ पे डाउट आ रहा है, कौन सा जगह फिर से दोबारा बोलना है, मुझे बताओ। वर्णमय, ठीक है दीदी, सौम्यदीप, मानस, समझ गया। तीनों ही बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो। ठीक है दीदी, ओके, वर्णमय एनी डाउट? ना दीदी ठीक है। हेलो, वर्णमय का आवाज नहीं आ रहा है। मानुष डाउट है? क्या लिखा? ओके ओके, ठीक है। ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है।
अभी एक और टाइप जो ऑयल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा, दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लेके डील करते हैं, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, दोज आर ग्रोथ फॉल्ट एंड सॉल्ट डायबिन। पहले आते हैं हम ग्रोथ फॉल्ट। अच्छा, सिलिको तो फॉल्ट पड़ा रहेगा तुम लोगों को, तो सौम्यदीप और वर्णमय को तो आइडिया है कि फुट वॉल और हैंगिंग वॉल क्या होता है। मानस, तुमको आइडिया है फुट वॉल और हैंगिंग वॉल क्या होता है? क्योंकि अभी तुम्हारा वो स्ट्रक्चरल चल रहा है, तुम बताओ कि हैंगिंग वॉल फुट वॉल समझ पता होता है या फिर मैं बोलूँ फिर से, मतलब एक बार बोल दी। अच्छा, बोल दूँ? ठीक है, देखो मानस, ठीक से देखना, ठीक है? दिस इज आवर फॉल्ट प्लेन। दिस इज आवर फॉल्ट प्लेन, ठीक है? इसमें ये वाला जो ब्लॉक है इज कॉल्ड फुट वॉल। मतलब, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। फॉल्ट प्लेन के साथ एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऐसे है, दिस इज कॉल्ड फुट वॉल। फॉर ऑल्सो नॉर्मल फॉल्ट एंड थ्रस्ट फॉल्ट, दिस ब्लॉक इज टर्म्ड एज फुट वॉल ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज हैंगिंग वॉल ब्लॉक। क्योंकि ये जो ब्लॉक दिखता है, हैंगिंग वॉल ब्लॉक दिखता है, वेदर इट इज नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट, ये ब्लॉक का मूवमेंट होता है। नॉर्मल में ये ब्लॉक नीचे जाता है, और अगर रिवर्स है या फिर थ्रस्ट है तो फिर ये ब्लॉक जाता है ऊपर। दैट्स व्हाई दिस ब्लॉक is called hanging wall block, which basically displays. Okay, and this block, which ultimately remains stationary with respect to this fault plane, is termed as foot wall block. फोटो में देखेंगे तो सेम चीज, ये है हमारा फुट वॉल ब्लॉक एंड दिस वन इज हैंगिंग वॉल। क्योंकि ये जो ब्लॉक है जिसके ऊपर मैं ऐसे कर्सर लेके जा रही हूँ, पेन लेके जा रही हूँ, ये ब्लॉक ऐसे नीचे गया है। That's why this is hanging and this is foot. अब समझ में आया मनस को? ओके, समझ में आया है तो इसमें आगे देखा, हटा देती हूँ मैं इसको। ग्रोथ फॉल्ट का मेन एनवायरनमेंट इज रैपिड सेडिमेंटेशन। जहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट बहुत ज़्यादा है
वैसा एरिया में हम लोगों को दिखता है ग्रोथ फॉल्ट। ओके, इसका स्टेप बाय स्टेप लेयर अभी मैं ड्रॉ करूंगी कि क्या होता है। मान लो कि दो फॉल्ट दिखा दी, ठीक है। This is one lithology. This is another lithology. बीच बीच में ये जो है these are the faults. फॉल्ट है, फॉल्ट हुआ है। अगर सेडिमेंटेशन रैपिड हो रहा है और टोपोग्राफी कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है, ऐसे मतलब स्लोप टाइप का है। यहाँ से हमारा नहीं ठीक से ड्रॉ करूँ तो सेडिमेंटेशन इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड और ये ऐसे स्लोप में है। तो अगर मेरीन सेडिमेंटेशन, मेरीन ही मान लेते हैं हम, मेरीन में ही ये ज्यादा दिखता है तो इसको हम मेरीन मान लेते हैं। अगर मेरीन सेडिमेंटेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है कि ये अगर हमारा लैंड पार्ट है और यहाँ पे हमारा मेरीन है, मतलब ये ऐसा जेंटल स्लोप है और हमारा मेरीन पार्ट है, तो क्या होता है कि विथ डेप्थ, हमारा जितना डेप्थ में होता है, विथ डेप्थ हमारा सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है और ऊपर आता है मेरीन सेडिमेंटेशन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेरीन वाटर का डेप्थ ज़्यादा है, वाटर डेप्थ ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा सेडिमेंटेशन, ऊपर जाते जाते हमारा पानी ख़त्म हो रहा है, मतलब सी का जो डेप्थ है, वाटर डेप्थ है, वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे कम सेडिमेंटेशन। ठीक, ये तो नेचुरल है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। अभी अगर सेडिमेंटेशन ज़्यादा है, हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए मैंने ये जो पार्ट है इसको थोड़ा मोटा करके दिखाया है, ये जो है पतला करके दिखाया। अभी विथ ऑनगोइंग सेडिमेंटेशन ये एक लेयर क्रिएट हुआ है, फिर से एक लेयर हमारा ऐसे सेम टाइप से क्रिएट होगा। पहला हमारा ये था, दिस वाज द बेसमेंट समो, फिर आया था ये वाला लेयर, उसके ऊपर अभी एक और लेयर आ गया और बीच में ये दो फॉल्ट है। अभी ये तो सारे सेडिमेंट्स है ना, ये इसको छोड़ दो, मान लो ये बेसमेंट है, इसमें और भी सेडिमेंटेशन हमारा जितना हो रहा है, ये हमारा सेडिमेंट लेयर है एक, दिस वन ब्लैक कलर से दिखाई थी, अभी डार्क कर रही हूँ मैं, उसके ऊपर एक और लेयर ऐसे आ गए, ऐसे फिर से हमारा विथ टाइम हमारा लेयर ऐसे बढ़ते जाएगा। अभी जितना हमारा लेयर बढ़ते जाएगा, मतलब हमारा जो ओवर राइडिंग प्रेशर है या फिर ओवरलोडिंग प्रेशर, वो तो हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए लेयर बाय लेयर ऐसे फॉर्म हो रहा है, इसीलिए नीचे जो लेयर है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अभी इतना तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे मेन जो इशू हो रहा है दैट इज दिस फॉल्ट प्लेन विच इज अ वीकर जोन। फॉल्ट प्लेन को हम वीकर जोन मानते हैं,
कि दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग और पॉइंट ऑफ सबडक्शन एनीथिंग। इसीलिए क्या होता है, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दिस वाज द बेसमेंट, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा ऐसे दो फॉल्ट था। ग्रेजुअली with sedimentation, with more and more such type of layers deposition, जो नीचे वाला लेयर है वो थोड़ा हमारा बेंड हो जाता है। जैसे कि पहला वाला जो लेयर है, ये पहला वाला लेयर हो गया। इसके ऊपर जो सेकेंड स्टेज ऑफ डिपोजिशन में जो लेयर आया है वो कुछ ऐसा बन गया। फिर थर्ड फोर्थ फेज ऐसे ऐसे आएगा। जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसमें इतना डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, वो थोड़ा ऐसा दिखेगा। बिल्कुल ऊपर वाला लेयर के लेके बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा, लेकिन नीचे जितना भी लेयर्स है वो ऐसे कार्व्ड हो जाएगा। क्योंकि क्या है, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हमारा स्ट्राटा पहले ऐसा था, उसके ऊपर दबा के हमारा फिर से सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑफ सेडिमेंटेशन हो रहा है, मतलब हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, और यहाँ पे हमारा खड़े है एक फॉल्ट प्लेन, तो क्या होगा, स्ट्राटा ऐसे बेंड हो जाएगा। प्रॉपरली ऐसे बेंड नहीं होगा, जो फोल्ड में होता है वैसा नहीं होगा। फॉल्ट प्लेन अगर ऐसा है, दिस इज द फॉल्ट प्लेन, स्ट्राटा हमारा ऐसे बेंड होगा। दिस बेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बेंड नहीं, ऐसा टाइप का बेंड अलोंग द फॉल्ट। ओके, ये जो फॉल्ट बन गया ना यहाँ पे, ड्यू टू हाई सेडिमेंटेशन, दिस इज टर्म्ड एज ग्रोथ फॉल्ट। अभी ग्रोथ फॉल्ट क्यों हमेशा नॉर्मल फॉल्ट होता है, इसका फंडा भी सिंपल है। C is this side, this side is C, और डिपोजिशन इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। फॉल्ट प्लेन ऐसा था, सेडिमेंटेशन टुवर्ड्स दिस साइड, amount of sediment decreasing। ठीक है, यहाँ पे हमारा वाटर डेप्थ जितना है, यहाँ पे हमारा वाटर डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैंने मान लिया कि पूरा ऐसा हमारा सी लेवल है, मान लो पूरा ऐसा है, तो यहाँ पे वो जो वाटर डेप्थ हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे वाटर डेप्थ बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे हमारा जितना सेडिमेंटेशन होगा टुवर्ड्स दिस वे, हमारा सेडिमेंटेशन का अमाउंट, नॉट रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट कम होते जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होगा। अगर ज़्यादा सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ तो ये वाला पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट नीचे दब जाएगा। सेम फॉर दिस ब्लॉक ऑल्सो, ये दोनों ब्लॉक के बीच, ये तो यहाँ पे हमारा सेडिमेंट वाटर जो कॉलम है, वाटर डेप्थ है वो ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से ज़्यादा सेडिमेंटेशन यहाँ होगा,
तो प्रेशर ज़्यादा है तो ये पार्ट नीचे दब जाएगा, इसीलिए ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर हम लोगों को आइडियली मिलता है, जिसको बोलते हैं these faults are growth fault. These are not formed by any tectonic activity. This is again for gravity or gravitational instability. Which is found in rapid sedimentation areas environment. Okay? अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, मैं अभी बोल रही थी ना कि दिस इज द फॉल्ट प्लेन। हमारा जो फोल्डेड हो जाता है स्ट्राटा वो ऐसा नहीं बनता है, मतलब ऐसा इन द सेंस मैंने ड्रॉप गलत कर दिया, वो प्रॉपर जैसे फोल्ड हम ड्रॉ करते हैं ऐसे 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 नहीं होता है, कुछ इस तरफ का बनता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ये तो होगा हमारा ग्रोथ फॉल्ट। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज रोल ओवर एंटीक्लाइन, which is very important for our oil industry, क्योंकि रैपिड सेडिमेंटेशन जहाँ पे होता है मेनली रियल मतलब मेड इन रियल एम में रैपिड सेडिमेंटेशन ऐसा होता है, वहाँ पे ग्रोथ फॉल्ट्स भर के मिलता है। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे, शायद ईस्ट कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ग्रोथ फॉल्ट्स मिलता है। ठीक है, एनीवेज ये जो दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट को हम हिंज बोलते हैं। ये सुदीप तो पढ़ाएगा या फिर कोई तो पढ़ाएगा, सुदीप तो या शुभजीत, आई डोंट नो। यहाँ पे ये सारे एरियाज में हम लोगों को ऑयल एक्यूमुलेशन होता है, ऑयल हो या फिर गैस, मेनली हाइड्रोकार्बन एक्यूमुलेशन, ये सारे हिंज एरिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंज एरिया। ग्रोथ फॉल्ट के साथ एसोसिएटेड रोल ओवर एंटीक्लाइन का हिंज एरिया में, आई रिपीट हिंज एरिया में ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेशन मिलते हैं। दैट इज व्हाई दिस ग्रोथ फॉल्ट एंड एसोसिएटेड रोल ओवर एंटीक्लाइन, ग्रोथ फॉल्ट रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है, एक साथ आता है दो, ग्रोथ फॉल्ट रहेगा तो वहाँ पे हाई चांस है, अगर हाँ अभी ऑयल जनरेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि सोर्स रॉक क्या होगा, बाकी भी बहुत चीज़ होता है, अगर वो सारे क्राइटेरिया फुल हो गए कि सोर्स है, रिजर्वर कंडीशन अच्छा है, बाकी सारे क्वालिटीज ठीक ठाक है, तो ग्रोथ फॉल्ट में रोल ओवर एंटीक्लाइन का हिंज में हम लोगों को ये मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ग्रोथ फॉल्ट, रोल ओवर एंटीक्लाइन, ये सब ना साइस्मिक में बहुत अच्छे से दिखता है। ऑयल इंडस्ट्री में सबसरफेस का टोपोग्राफी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए द वन एंड ओनली कन्वीनियंट वे इज साइस्मिक। ठीक है, फोटो तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑफिस से लाना पड़ेगा और दैट इज नॉट परमिटेड, तो ऐसे ही बस समझ लो, मतलब
जान के रखो कि साइस्मिक के मदद से सिर्फ ग्रोथ फॉल्ट नहीं, सारे टाइप का फॉल्ट फोल्ड सबसर्फेस में जो भी हो रहा है उसको साइस्मिक के हिसाब से ही हम लोगों को पता चलता है, क्लियर पिक्चर आ जाता है। इसका भी क्लियर पिक्चर आता है। ओके, ग्रोथ फॉल्ट देखे किसी का कोई डाउट है? ग्रोथ फॉल्ट में बहुत कुछ बताए। मनस को समझ में आया है? বর্ণময় সৌম্যদীপ ঠিক আছে দিদি। ওকে, মেসেজ আসছে। ओके, आ गया है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद वाला जो है वो काफ़ी इजी है, विजुअलाइज कर सकोगे। हटा रही है ये, ठीक है। सॉल्ट डायबिट क्या होता है? बहुत इजी है। अगर सॉल्ट है नीचे, मान लो ये हमारा सॉल्ट है, उसके ऊपर मान लो कोई भी शेल वगैरह है, उसके ऊपर हमारा सैंड हो रहा है, सैंड वगैरह है, क्या होता है कि ये जो पूरा स्टैक ऑफ सेडिमेंट है, इसमें अगर थोड़ा सा भी कोई वीकर स्पॉट दिख जाए, जैसे कि जॉइंट्स मेनली, या फिर कोई फॉल्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी वीकर सेक्शन हम लोगों को मतलब मिल जाए, ये जो सैंड होता है ना, ये ना बहुत लाइट होता है देन दीज टू थिंग्स। इसका डेंसिटी भी बहुत कम होता है। क्या होता है, सॉल्ट जो है ऊपर ऐसे आने लगता है, फोटो में देखो। These are the all type of strata, several type of rock layers। नीचे हमारा सैंड था, ये हल्का है, ये वैसे ऊपर आ गया। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट डायबिट। सेम मड डायबिट होता है, क्योंकि मड क्या बोली मैंने, मड अनकॉन्सोलिडेटेड होता है, मड में वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, मड में इतना कुछ मतलब ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो मड को अगर कोई भी वीकर स्पॉट दिखे या फिर कुछ मिल जाए, जॉइंट्स वगैरह फॉल्ट वगैरह, वो ऐसे ऊपर आने लगता है, ऐसे डायबिट बना रहता है, which is termed as salt diapir। साइस्मिक में ऐसा दिखता है। कैसे साइस्मिक में पता चलता है कि ये सॉल्ट है, जूम करके दिखाने का कोशिश मैं करती हूँ। आई डोंट नो रेजोल्यूशन क्या है। हाँ, यहाँ पे लेयर दिख रहा है इस साइड, यहाँ पे ऐसे पतले 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 लेयर दिख रहा है। ये देखो, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, फिर यहाँ पे ये सारे सेडिमेंटरी स्ट्राटा है। ये सारे सेडिमेंट कैसे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है ना, these are those layers। सिमिलरली ऑन दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे तो और भी अच्छे से लेयर्स दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये सब यहाँ पे, दिस ऑल आर सेडिमेंटरी स्ट्राटा। अभी अगर कॉन्टिन्यूअस स्ट्राटा होता तो ऐसा ऐसा दिखता ना, ये तो पूरा कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मतलब एज इफ सीधा था, कुछ एक ऐसे इसके बीच से ऊपर आ गया है, विच इज नॉट एनीथिंग सेडिमेंटरी। अगर सेडिमेंटरी होता तो लेयर दिखता, इसमें भी ऐसे लेयर दिखता, बट यहाँ पे लेयर नहीं दिख रहा है। ऐसे पता चल जाता है ये भी साइस्मिक है। साइस्मिक में सेडिमेंटरी रॉक
ऐसा लेयर टाइप ऑफ जियोमेट्री दिखाते हैं, जियोमेट्री बोल रही हूँ आसान भाषा में, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे देखो लग रहा है कि थोड़ा ऐसे एनोमलस टाइप का है। दिस इज इंडिकेटेड एज सॉल्ट, ठीक है। साइस्मिक में ऐसे स्ट्रक्चर देख के हम लोगों को पता चल जाता है कि ये तो भाई हमारा सॉल्ट डायपिर है। अभी ये सॉल्ट डायपिर है या मड डायपिर है, उसके लिए भी हम लोग साइस्मिक का ही भरोसा लेते हैं। उसका काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वो होता है, क्या नाम है, सिग्नेचर होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं कि वेदर इट इज सॉल्ट और मड। मेनली सॉल्ट अगर होता है तो ऐसे एनोमलस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ओके। सॉल्ट का सिग्नेचर ऐसा होता है, सॉल्ट हो इग्नियस हो, मेनली सॉल्ट। यहाँ पे एक चीज अच्छे से देखो, ये फोटो में सॉल्ट जो है वो हमारा इम्परमिएबल होता है। मैं ड्रॉ करती हूँ सॉल्ट इम्परमिएबल, मतलब पोरोसिटी ऑलमोस्ट नहीं है, परमिएबिलिटी भी ऑलमोस्ट नहीं है, ओके। इसके लिए ये सॉल्ट एक्ट्स एज सील और कैप रॉक इन पेट्रोलियम सिस्टम। मतलब अगर पेट्रोलियम ऐसे ऐसे आ रहा है, पेट्रोलियम फ्लो कर रहा है, बीच में अगर ये सॉल्ट आ जाएगा तो पेट्रोलियम ये सॉल्ट डोम को क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ पाएगा, ये यहाँ पर ही रुक जाएगा। दैट्स वाई सॉल्ट डोम एक्ट एज सील और कैप रॉक। इसीलिए क्या होता है, सॉल्ट डोम तो हमारा ऐसा बना है, ओके। ड्रॉ सॉल्ट डोम ऐसा बना है हमारा, इसके एडजेसेंट जो स्ट्राटा है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जितना ऊपर जाते जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली ये स्टार्टर ऐसा था, इसके बीच से अगर गया, ओके। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ऐसा, फिर से दिस वन, ग्रोथ फॉल्ट में भी ऐसा था ना, ऐसा था ग्रोथ फॉल्ट में। इसका हम अलग से नाम ले रहे, रोल ओवर एंटीक्लोन। ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज टर्म्ड एज ड्रैग फोल्ड। वाई ड्रैग, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहला ये स्टार्टर खुशी खुशी ऐसा था, इसको ऐसे कोई ऊपर ऐसे पकड़ के खींचा है, यहाँ से कोई ऐसा पकड़ के खींचा है जिसके लिए ये ऐसा बन गया है। और ये हमारा डायट, ये ऊपर कोई खींचा है, ड्रैगिंग एंड काइंड ऑफ ऐसे फोल्डेड टाइप का बन गया है, नॉट एग्जैक्टली ऐसा फोल्ड बट ऐसा। That's why this is termed as drag fold, as if the salt diapir is dragging this strata upward and making such a structure. Drag fold का ये areas में again HC accumulation,
ये सारे जगह में हम लोगों को हाइड्रोकार्बन मिलता है ड्रैग फोल्ड के एसोसिएटेड। और एक जगह मिलता है, ये जो ऊपर वाले फोल्ड बने हैं ना, जिसको हम क्लासिकल फोल्ड बोलते हैं, सॉरी, सुंदर सा फोल्ड बने हैं ऐसे, बहुत सुंदर। इसका जो फिर से हिंज एरिया आ रहा है, हिंज अगेन, ये हिंज एरिया में भी होता है हाइड्रोकार्बन एक्यूमुलेशन। मतलब सॉल्ट डायबिट से रिलेटेड दो जगह में हम लोगों को हाइड्रोकार्बन एक्यूमुलेशन मिलता है। एक है ड्रैग फोल्ड में, दूसरा है सॉल्टों का ऊपर जो फोल्ड बन रहा है जिसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्यों एंटीक्लाइन बोलते हैं, मतलब एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या है, ये फिर से स्ट्रक्चरल में पता चल जाएगा। जो फोल्ड बन रहा है उसका हिंज, दिस इज अगेन हिंज, ये भी था ना हिंज, ये भी है हिंज। ये हिंज में हम लोगों को मिलता है हाइड्रोकार्बन। दैट इज व्हाई salt diapir and this growth fault and rollover anticline, and these all things are very important for hydrocarbon reserves. मैक्सिमम ऑफशोर में, बॉम्बे हाई में नहीं, ऑफशोर जितना भी फील्ड है वहाँ पे अगर कार्बोनेट प्लेटफॉर्म है तो कार्बोनेट में मिल जाता है, या कार्बोनेट में मिलता है। ग्रोथ फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलता है, and growth fault is very predominant in offshore oil reservoirs because this act as trap। ठीक है, दो चीज बताई मैंने अभी अभी, कुछ ज्यादा ही बता दिया। कोई डाउट है तो बता सकते हो। मानस को समझ में आया है? ओके मानस, ओके गुड। हाँ, क्या क्या है, और दो पेज है, ठीक हो जाएगा। हटा रही हूँ ये सब। इसमें ही मैं ड्रॉ करूँगी। ट्रेस फॉसिल्स, किसी को आइडिया है कि ये क्या होता है? ट्रेस फॉसिल, एनीवन? बता सकते हो, कोई जज नहीं करेगा।